नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको जैसे कि करा रहे हैं तो ईवीएस यानी कि पर्यावरण का इससे पहले हमने देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल हम इसमें 15 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और पिछला वाला जो सेट था 4 उसका जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न क्या था आपका पिछले वीडियो का कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कि मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन थे उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या असम। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी मेघालय जो है वो सही हो जाएगा। जब बात की जाए आपसे भारत में यानी कि भारत के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए या हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है तब आप टिक करेंगे मेघालय को। परंतु यदि आपसे वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए, पूरे विश्व लेवल पर पूछा जाए तब इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया में यह नेपेंथिस पौधा आपको देखने को मिलता है। तो नेपेंथिस आपका एक कीट भक्षी पौधा होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अलग नाम से भी कभी कभी जो है इसे पूछ लिया जाता है। और इसके बारे में ये आपका जो प्रश्न है उससे ही आपको क्लियर होगा कि मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहे, छोटे जीव इन सभी को जो है वो अपने अंदर फंसा के खा लेता है। इसके संबंध में जो सीटेट में प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, इसमें अलग अलग लाइनें लिखी हुई थी इसके बारे में कि इसमें जो इसका जो चित्र होता है उसमें आप देखेंगे तो पत्ती का ढक्कन होता है, खास खुशबू से ये जो कीड़े होते हैं उसको आकर्षित करता है। तो अलग अलग लाइनें इसके बारे में सभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि लाइनों से सीधे सीधे प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। बढ़ते चलिए अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ से हम प्रश्न शुरू करते हैं, वो था हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न। प्रश्न आपका क्या है, पेडागोजी सेक्शन के भी मिलेंगे आपको प्रश्न और एनसीईआरटी भी इसमें मिक्स मिलेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसकी सहायता जो है वो करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन भी मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित जो भाषा और सांस्कृतिक विविधताएं हैं उसको ध्यान रखने में, तीसरा कह रहा है कि सही दिशा में जो विद्यार्थी हैं उसका ऊर्जा का सारणीकरण करने में, और चौथा कह रहा है कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। प्रश्न को समझिए कि पर्यावरण अध्ययन की कोई कक्षा है उसमें कोई भी प्रकार की संकल्पना है आपको उसे स्पष्ट करना है यानी बच्चों को समझाना है। उसके लिए कविताएं और जो कहानी कथन का प्रयोग आप करते हैं वो सहायता करता है। तो किसमें करता है ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उसमें निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में जो है ये सहायता करता है ताकि कोई भी आप संकल्पना स्पष्ट कर रहे हैं वो छात्र जो है कविता और कहानी कथन का जो यूज करके आप जो समझा रहे हैं वो छात्र जो है वो समझ सके। और ये भी कह सकते हैं छात्र में कल्पना करने खोजने की ये सभी जो क्षमताएं हैं वो भी जो है वो विकसित हो सकें। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सहयोगात्मक अधिगम की। तो इसका परिणाम जो है वो क्या होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास या समूहों में द्वंद्व। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा यानी कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो बस एक लाइन ध्यान रखिएगा हमेशा सहयोगात्मक अधिगम के बारे में कि सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और अधिक दक्ष जो विद्यार्थी होते हैं वो छोटे और कम दक्ष जो विद्यार्थी हैं उनकी उच्च उपलब्धि और जो स्वगरिमा है इसका जो है वो आकलन करते हैं। बस इतनी सी लाइन ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न चौथा कि सीमा जो है वो प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत जो है वो सीख लेती है, जबकि लीना एक दूसरी लड़की का नाम लिखा है वो चर्चा और ब्रेन स्ट्रॉमिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ जो है उसको समझती है। और आगे प्रश्न कह रहा है कि ये जो है
किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? निरंतरता, अंतः संबंध, वैयक्तिक भिन्नताओं या सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी से आते हैं वो तो आप रट के कर लेंगे, परंतु इस प्रकार से जो प्रश्न आपके पेडागोजी सेक्शन के आते हैं इनको आपको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न जो आपके यहाँ से आते हैं गलत यही होते हैं। एनसीईआरटी वाले तो आप रट के जो है आराम से कर ले जाएंगे। तो 15 नंबर से ही केवल एनसीईआरटी आते हैं, बाकी आपके 15 इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। ये किस प्रकार के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो बिल्कुल आपका वैयक्तिक भिन्नताओं जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति में अपनी अलग अलग क्षमता होती है। कोई रट कर सीख लेता है, कोई अलग अलग तरीकों से जोड़ के सीख लेता है, कोई चर्चा के द्वारा सीख लेता है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताओं की, प्रत्येक व्यक्ति की आदत, बुद्धि, व्यवहार अलग अलग होता है, अलग अलग क्षमता होती है, उससे संबंधित होता है आपका वैयक्तिक भिन्नताएं। सभी व्यक्ति एक समान तो नहीं होते हैं। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो कि मच्छरों से फैलता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न ये आपका पूछा गया है एनसीईआरटी से, क्योंकि वहां पुस्तक में इसके संबंध में एक चैप्टर दे रखा है और उसी से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये जो रोगों का समूह है ये आपका मच्छरों से फैलता है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, क्योंकि जो अन्य ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से है और प्रश्न आपका ऐसे ही पूछा जाता है एकदम। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सांपों की प्रजाति कौन सी इनमें से नहीं है, वो आपके शॉर्ट में आप कह सकते हैं छोटे प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको उस टाइप के प्रश्न कराए जाते हैं। परंतु प्रश्न आपका पेपर में सेम ऐसे ही आएगा कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा कह रहा है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा कह रहा है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। थोड़ा सा समय ज्यादा दे देते हैं क्योंकि इसमें थोड़े से कथन बड़े हैं। तो चलिए आप बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला वाला कथन सही है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं और इन चारों तरीके के जो जहरीले सांप हैं उनके नाम मैंने पहले भी बताए हैं। एक आपका होता है दुबोइया, एक होता है आपका अफाई और एक होता है आपका नाग और चौथा होता है करैत। तो नाग, अफाई, करैत और दुबोइया ये 4 नाम होते हैं या 4 प्रकार की जो प्रजातियां हैं सांप की, ये जो है वो भारत में आपको देखने को मिलती हैं। और सांप जो नचाने वाले होते हैं उनको कालबेरिया के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपका कथन कह रहा है कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो मैंने अभी 4 जो सांप बताया उसमें सबसे पहला आपको नाग ही बताया, तो ये आपका होता है, यानी कि आपका पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, बिल्कुल गलत है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा, यानी तीसरा वाला गलत है। और चौथा कह रहा है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि चौथा कथन भी आपका सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा देखिए किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जैसे आप ये प्रश्न देख रहे हैं सेम ऐसे प्रश्न आपको नेपेंथिस से भी देखने को मिलेगा। उसमें आपको इस प्रकार से 4 कथन देखने को मिल जाएंगे, आपको छांटना होगा कि कौन कौन सा उसके बारे में संबंध में या उसके सही है। तो कोशिश ये कीजिए कि किसी के बारे में खाली नाम ना जानिए, उसकी पूरी डिटेल जानिए, क्योंकि पूरी डिटेल से ही आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न कराते रहें और एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी से जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, या बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, या बदबूदार पतला पीला द्रव, या अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा।
आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका जो प्रकृति होती है वो आप कह सकते हैं बदबूदार भी होती है, गाढ़ा भी होता है और गहरे रंग का तेल भी होता है। तो ये पेट्रोलियम जो है इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। और ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो जो पृथ्वी है उसकी जो गहराई में चट्टानें होती हैं उसके नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता तैरता हुआ जो है ये मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी से बहुत प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इसके बारे में सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता या गुणता के फाइबर पेंट, और चौथा कह रहा है सोने चांदी के घोल कर बनाए गए पेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा मधुबनी जो चित्र है उसको बनाने के लिए चित्रकार जो है वो यूज करते हैं या रंग जो है उसके संबंध में यूज करते हैं। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो मधुबनी चित्रकला है ये फैली कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा बिहार जिले से जो है वो फैली है। और इस चित्रकला में उत्तर की बात करें कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पिसे हुए चावल के जो रंगीन घोल होते हैं ये यूज किए जाते हैं, यानी कि नेचुरल चीजों का यूज किया जाता है। इसमें हल्दी चावल ये सभी जो नेचुरल चीजें हैं वो आपको चित्रकला में देखने को मिलती हैं, यानी कि इसका यूज जो है वो देखने को मिलता है। और ये आपका एनसीईआरटी का जो क्लास 4 की बुक है उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है फुलवारी, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा मधुबनी चित्रकला के बारे में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है, पढ़ने सुनने बोलने या बोलने और सुनने। आपको पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित होता है। इसके संबंध में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक को मैं यहाँ पर फिर से एक रिकॉल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो है एक पेज है उस पर इस प्रकार से कुछ जो है वो लिखा हुआ है और एक लक्स साबुन लीजिए आप। डिसलेक्सिया में देखिए क्या आ रहा है, लक्स आ रहा है, बस ये लक्स यहाँ से ध्यान रखिए, लक्स साबुन लीजिए और जो लिखा हुआ भाग है इस पर रगड़ दीजिए। तो क्या आप लिखा हुआ जो भाग है उस पर आप रगड़ देंगे तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? आपसे कुछ पढ़ने को कहा जाए तो आप कहेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो बस लक्ष्य से याद रखना है कि पढ़ने से संबंधित जो है ये होता है, कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित जो है वो होता है। इससे जो ग्रस्त बालक है उसको पढ़ने में समस्या कैसे आती है, तो वो 100 को वॉस पढ़ता है। इस टाइप से जो है वो आप से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 100 को यदि कोई बच्चा वॉस पढ़ता है तो उसमें किस प्रकार की समस्या है, और इस प्रकार से वहां पर डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया इस टाइप से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगला प्रश्न 10 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत में पाठ के अंत में या प्रकरण जो है उसमें अंतः निर्मित होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है यानी ईवीएस की जो किताबें होती हैं उसमें अभ्यास और जो गतिविधि आपको देखने को मिलती है। जैसे कि चैप्टर आप देखते हैं कि एक कोई चैप्टर हो उसके संबंध में आपको अभ्यास कराना है, कोई गतिविधि कराना है, तो उसके संबंध में जो उपलब्ध उसमें अभ्यास या गतिविधि होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए। क्या पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर होनी चाहिए या इकाई जो है जो आपकी एक इकाई लिखा रहता है, एक इकाई के अंतर्गत ये चैप्टर आ रहे हैं तो उस इकाई के अंत में होनी चाहिए या पूरे पाठ के अंत में होनी चाहिए या जो प्रकरण है यानी कि जो टॉपिक है उसी में अंतः निर्मित होनी चाहिए, ये आपको बताना है। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रकरण में अंतः निर्मित जो है वो होनी चाहिए, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ ही उसको जो उसके संबंध में गतिविधियां हैं अभ्यास है वो भी जो है कराने का प्रयास या उसको जोड़कर समझाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की चीजें आपको एनसीईआरटी में की जो किताब है उसमें देखने को भी मिलती हैं। कभी आप साइंस की पुस्तक उठा के देखिए कक्षा 6, 7, 8 की, तो उसमें हर चैप्टर में आपको कम से कम नहीं तो 5 से 10 जो है आपको जो गतिविधि है वो देखने को मिलेगी कि भुजा चूना है उसमें ये मिला दीजिए तो ये बन रहा है। तो दैनिक जीवन से जोड़कर सारी चीजें उसमें सिखाई गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकरण जो यानी कि जो टॉपिक है उसी में ही अंतः निर्मित जो है वो होना चाहिए ताकि बच्चा और अच्छे से जो है वो समझ सके, वातावरणीय ज्ञान के साथ साथ उसके ज्ञान का भी विस्तार हो सके। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या लिखा है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है पाठ के अंत में।
अब देखते हैं, आप जो सामान्यतः हमारी किताबें चलती हैं अधिकतर उसमें क्या होता है, पार्ट जहाँ खत्म हो जाता है उसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं। आपने ये चीज देखी भी होगी। तो यहाँ पर भी यही प्रश्न में पूछ रहा था, अभ्यास और गतिविधि, तो आप उसको सोचकर यहाँ पर इसको ना टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर पाठ के अंत में जो नहीं होगा, प्रकरण के अंतः प्रकरण जो है उसमें अंतः निर्मित होगा, ये जो है वो सही होगा। तो इसलिए अन्य ऑप्शन को भी एक बार देख लिया करिए, काफी बार जब आप पेपर देते हैं तब वहां पर गलत हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न 11। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो है उनको अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। दूसरा कह रहा है विशेषता प्रयोग जो है उस पर ही ध्यान देना चाहिए। तीसरा कह रहा है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा कह रहा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि बच्चों के जो दृष्टिकोण है उसको स्वीकार करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण के यदि हिसाब से आप सिखाएंगे, बच्चे का किस में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उस टॉपिक में भी इंटरेस्ट लेगा और जो चीज़ आप सिखाएंगे वो भी कहीं ना कहीं स्वतः ही जो है वो सीख सकेगा। तो इसलिए आपका ये ज़्यादा ऑप्शन अन्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सही हो जाएगा। अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना जो है क्लास से कोई मतलब इतना नहीं होता है। प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ये आप साइंस में ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, तो एनसीईआरटी बिल्कुल नकारता है इसको, तो ऑप्शन सी तो आपका कभी सही नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, किसका प्रयोग करना चाहिए, योगात्मक कार्य का, पोर्टफोलियो का, आवधिक परीक्षाएं या गृह कार्य। तो आप डी ऑप्शन ऐसे काट सकते हैं कि बच्चों का आप कार्य दे रहे हैं, उनको रटनती प्रणाली से जोड़ रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन कभी आपका सही नहीं होगा। परीक्षाएं एक प्रकार से एनसीईआरटी सीधे सीधे नकारता है, क्योंकि परीक्षाएं कहीं ना कहीं रटनती जो प्रणाली है उसको जो है बढ़ावा देता है, तो एनसीईआरटी बिल्कुल नकारता है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। योगात्मक कार्य क्या होता है, जैसे कि आप योगात्मक आपने आकलन सुना होगा, जो परीक्षाएं होती हैं तो उसमें एक योगात्मक आकलन होता है, जो परीक्षाएं उसका रिजल्ट निकला, तो ये भी सभी एनसीईआरटी नकारता है कि रटनती प्रणाली से दूरी रखा जाए। तो आपको क्या करना है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का यदि आकलन करना है तो सबसे बढ़िया होता है आपका पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी इसको रट लीजिए, आपका हिंदी में भी ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है पोर्टफोलियो से संबंधित। तो पोर्टफोलियो का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, बच्चे का आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, प्राथमिक स्तर, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, और पोर्टफोलियो तो यहाँ पर लिखा ही है। इसके माध्यम से आप कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनका आकलन योजनाबद्ध और पारदर्शी जो है वो होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले पढ़ाई में, और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग मतलब है कि अपने हाव भाव से चीजों को सिखा रहा है। जैसे उसकी वाणी में उतार चढ़ाव होता है, वैसे उसके शरीर के जो अंग होते हैं उससे भी, जब वो कोई कविता वीर सूरवीरों की पढ़ा रहा है तो अपने शरीर की गतिविधियों का यूज कर रहा है, तो उसको लेकर कह रहा है। तो ऐसा वो शिक्षक यूज करता है, क्योंकि अब पहला ऑप्शन है कि शिक्षक को आराम उपलब्ध कराता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा कह रहा है कि प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है, हो सकता है। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, हो सकता है। और चौथा कह रहा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो 3 ऑप्शन बी सी डी में से आपका कौन सा बेहतर होगा ये आपको बताना है। केवल आराम उपलब्ध कराते, ये तो आप प्रथम दृष्टया इस ऑप्शन को जो है वो काट सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि अधिगम में वृद्धि के लिए, यानी कि जो बच्चा है वो सीख रहा है उसमें वृद्धि के लिए अधिकतम इंद्रियों का वो उपयोग करता है। तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, तो दिशा परिवर्तन शारीरिक गतिविधियों से कैसे प्राप्त होगी, जो बच्चे हैं उनको। प्रभावी आकलन जो है उसको सुगम बनाता है। ऑप्शन ये आपका सही हो सकता था, परंतु आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे वो जो ज्यादा बेहतर हो, यानी कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग जो है वो करते हैं। क्योंकि प्रश्न ये पूछा था कि क्यों वो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये लिखा है ना, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम जो इंद्रियां हैं उसको उपयोग करते हैं। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ये भी हो सकता था, परंतु आपका ऑप्शन डी जो है वो ज्यादा सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि किसके
अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसको छोड़कर बाकी सभी पर्यावरण अध्ययन की जो विधियां हैं वो हैं, केवल एक इनमें से कौन सी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, अलावा, यानी एक को इनमें से छोड़कर। अब 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि निर्देशित खोज, दूसरा कह रहा है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, तीसरा कह रहा है समस्या समाधान और चौथा कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम। तो आपको इसमें से छांटना है कि किसको जो है वो छोड़कर बाकी सभी जो है वो आपकी आ जाएंगी। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना ये आपका पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि में जो है वो नहीं आता है। तो यदि पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधि में नहीं आता तो किस में आता है, ये आपका इतिहास शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था इसके अलावा। अब बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन जो है वो पढ़ाने की विधियों में है। तो जैसे कि निर्देशित खोज है, समस्या समाधान है और सहयोगात्मक अधिगम, ये तीनों ध्यान में रखिएगा जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियों में जो है वो आते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो लाता रहूं। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। वहां पर सभी नोटिफिकेशन भी वहां पर भेज दिए जाते हैं ताकि यदि आपको नोटिफिकेशन ना भी मिले तो भी आपको वहां से नोटिफिकेशन मिलते रहें, और जो पीडीएफ वगैरह है वो भी सारी चीजें इसी पर जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न अपना कि किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले डैश वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी जो है वो शामिल हैं। तो किसको छोड़कर आपसे यहां पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शारीरिक गठन, तीसरा कह रहा है संस्कृति और चौथा कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता। तो आपको बताना है किसके अलावा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है किसके अलावा। बस यही छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको पेपर में भी ध्यान रखना है ताकि आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल भी गलत ना हो। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी जो है वो शामिल हैं। इनकी पौष्टिकता की गुणवत्ता जो है वो आपकी वातावरणीय जो कारक हैं उसमें शामिल है। संस्कृति भी जो है बच्चे के विकास के वातावरणीय कारकों में शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता भी शामिल है। परंतु जो शारीरिक संगठन है ये आपका वंशानुक्रम का परिणाम होता है, तो आप कह सकते हैं इसलिए आपका शारीरिक गठन यहाँ पर नहीं आएगा। जबकि बाकी तीनों ऑप्शन आपके बच्चे की संपूर्ण विकास, उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम जो है वो होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न जिसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि एक पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने के लिए कितने घंटों का समय लगता है। तो जो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसके लिए आपका कॉमा से पहले ऑप्शन दे रखा है 10 10 6 6। तो यहाँ पर आपको साधारण जो स्वेटर है उनकी संख्या बतानी है। और दूसरा वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो घंटों के संबंध में पूछा गया है। तो 250 200 250 200 इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों में से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग टाइप करके अवश्य बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, काफी बार सीटेट में प्रीवियस ईयर उठा के आप देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अपनी जो संख्या है उसको शाम 8 बजे, क्योंकि ये जो सीटेट की लाइव क्लास होती है वो शाम 8 बजे होती है। तो जब आपको टाइम पता है तो कोशिश कीजिए कि लाइव ही वीडियो को देखिए ताकि आपको आंसर देने में और ज़्यादा मजा जो है वो आए। और दोपहर 3 बजे सोशल साइंस की सीटेट की अपर प्राइमरी क्लास होती है, तो वहाँ पर यदि आप नहीं देख रहे हैं तो वो भी आप आके देख सकते हैं, एक दोपहर 3 बजे और एक शाम 8 बजे। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।